हेलो वेलकम इन एक स्टडी। देखो यार, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 5 है क्लास 9th का इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खास करके जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से वो हम देखने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं सपोर्ट मटेरियल जो है आपका वहाँ से, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पर देखो ये जो चैप्टर है कंप्लीट मैंने पहले से पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझने हैं सारे कॉन्सेप्ट तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहाँ आपको ये चैप्टर पूरा मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं, ठीक है ना, वो लिंक दे दूंगा इसके प्लेलिस्ट का। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि अगर a प्लस बी बराबर 15 है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 प्लस सी है, 15 प्लस सी है, तो यहाँ पे कौन से एक्सियोम का इस्तेमाल हुआ है इस स्टेटमेंट को, ठीक है ना, जो सपोर्ट करता हो। तो देखो इससे पहले कि ये सारे हम क्वेश्चन शुरू करें, एक बार मैं आपको, ठीक है, बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से एक्सियोम्स पढ़े थे। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो प्रूव करने वाले आते हैं इस चैप्टर से वो एक्सियोम के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो आपको ये एक्सियोम्स पता होने चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में जानना है पूरे चैप्टर के बारे में तो आप, ठीक है, ये चैप्टर पूरा देख लेना। बहुत छोटा सा चैप्टर, आसानी से समझा देगा। यहाँ पर देखो, ठीक है, कुछ एक्सियोम्स जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, उसमें से पहला जो हमें पढ़ना है वो क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब वो चीज़ें जो बराबर चीज़ों या एक ही सेम चीज़ के बराबर हों वो आपस में भी बराबर होती हैं। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब है, सोचो कि यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, ठीक है, दोनों ही, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला गया था, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, है ना। सेम थिंग मतलब क्या कि मान लो x भी m के बराबर है, या m की जगह एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं 5। x भी मान लो 5 के बराबर है, y भी 5 के बराबर है ना। तो इस एक्सियोम के हिसाब से x और y आपस में बराबर होने चाहिए, है ना। मतलब क्या, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, है ना। अभी आप इसको वेरिएबल्स हटाओ, मान लो ये कोई चीज़ है, थिंग बोल रहे इसको हम, ये कोई चीज़ है, तो ये जो चीज़ें हैं ये किसी एक ही चीज़ के बराबर है तो ये आपस में बराबर होंगी, ऐसा कहता है पहला एक्सियोम। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गया पहला। एक बार इनको देख लो, फिर क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल। मतलब क्या कि यहाँ पे इसको ऐसे समझो कि जैसे यहाँ पे है, मान लो x और y जो कि आपस में बराबर है, यानी कि ये इक्वल है, x और y आपस में क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे मान लो p और q आपस में इक्वल है, ठीक है। तो अगर इक्वल चीज़ों को इक्वल में ऐड करें तो जो होल यानी उनको जोड़ के जो बनेगा पूरा वो भी इक्वल होगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो यहाँ बनेगा x प्लस पी, और इन दोनों को जोड़ूँ तो यहाँ बनेगा y प्लस क्यू। तो x y आपस में इक्वल थे, p और q आपस में इक्वल थे, तो इक्वल चीज़ों को आपस में जोड़ने पे जो होल आएगा यानी पूरा जो आएगा, है ना, ये पूरा भी आपस में इक्वल होगा। क्लियर हो गई चीज़ें? ठीक, चलिए ये था दूसरा पार्ट। तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये भी समझ में आ गया होगा, जैसे उसमें हमने ऐड किया था इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है, सेम ही चीज़ है, तो इसको अलग से मैं नहीं समझा रहा, ठीक है। चौथे में क्या है, थिंग्स विच आर कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। वो चीज़ें एक दूसरे के कॉन्साइड हों, ठीक है, वो आपस में इक्वल होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत बढ़िया दिया था जब चैप्टर पढ़ाया था, कि इसको आप इस एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हो सर, ठीक है। मान लो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, और बीच में कहीं भी कोई पॉइंट C है। अब ये मिड पॉइंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि चलो अगर हम सिर्फ AC पे फोकस करें, पहले AC पे, किस पे फोकस किया मैंने, AC पे, और फिर हम देखें यहाँ पर ये जो CB है या BC है इस पे, तो अगर आप एक चीज़ देखो कि अगर मैं AC ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा जोड़ के देखूँ एक साथ, तो ये पूरे AB को कोइंसाइड करता है, मतलब पूरे AB को इसने अच्छे से ढक लिया, हूबहू उसके हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि AC और BC को जोड़ने से, क्योंकि AC प्लस BC मिल के AB को कोइंसाइड कर रहे हैं एक तरह से, तो यानी कि ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। थिंग्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था देखो, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं और पांचवा हिस्सा देख लेते हैं इसका, जो इसका 5th पार्ट है। इसमें क्या बोला गया, इसमें कह रहा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट,
ठीक है, मतलब जो पूरा है वो अपने ही पार्ट यानी अपने ही टुकड़े से या हिस्से से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो यार, ये मान लो एक रोटी है पूरी और इसमें से कोई छोटा सा टुकड़ा मैं निकाल लूँ, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो पूरी रोटी थी जब टुकड़ा नहीं हुआ था तो पक्की बात है कि जो ये टुकड़ा जितना भी किया आपने, जो ये है ये हमेशा बड़ा ही आएगा, पूरा यानी कि होल, है ना, ये क्या है पूरा टुकड़ा और ये क्या है उसका एक पार्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी पार्ट, यहाँ पार्ले लिख दिया। ठीक है, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। समझ में आ गया, ये क्लियर है। चलिए अगर ये भी आपको समझ में आया तो अगला हिस्सा देखो। ठीक है, और मैं भी आपको ये बता दूंगा इनमें से ज़्यादातर कौन से इस्तेमाल होते हैं सवाल को प्रूव करने में, जो आपके सिलेबस में प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। सारे अगर आपको याद नहीं रखने तो कम से कम वो 2 या 3 याद रख लेना। ठीक है, वैसे तो सारे याद रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगला क्या है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि वो चीज़ें जो किसी सेम चीज़ का ही डबल हों, वो चीज़ें जो किसी सेम चीज़ का ही डबल हो वो आपस में बराबर होती हैं। कहने का मतलब है, यूँ समझो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो x है, ठीक है, जो x है वो मान लो, ठीक है, x जो है वो मान लो p का डबल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। x जो है वो p का डबल है और जो y है मान लो वो भी p का ही डबल है, वो भी p का ही डबल है। तो यहाँ पे देखोगे x p का डबल था और y भी इसी p का डबल है, तो इसका मतलब है x और p आपस में बराबर होंगे सर, x और p आपस में, x और y आपस में बराबर होंगे, है ना। इसका मतलब क्या है कि x और y आपस में बराबर होंगे क्योंकि x और y दोनों किसी सेम चीज़ का डबल है। तो वही बोला गया था, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए अगर ये भी आपको समझ में आ गया, 7वां देखो सर, 7वें का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल दूंगा मैं आपको। ठीक है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि वो चीज़ें जो किसी सेम थिंग का हाफ हो वो आपस में बराबर होते हैं। इसको भी आप देखो नंबर से भी समझ सकते हो, नंबर एंड वेरिएबल से, या फिर एक रोटी से भी समझ सकते हो। मान लो एक रोटी है, ठीक है, अब इस रोटी के हम 2 टुकड़े करते हैं, आधे आधे, बिल्कुल परफेक्ट टुकड़े करते हैं, आधे आधे, हाफ हाफ। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ हुआ और ये मान लो, ठीक है, ये वाला सेकंड हाफ हुआ, है ना। तो आप देखोगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये है हाफ ऑफ कंप्लीट रोटी, जो कंप्लीट रोटी थी उसका हाफ है। ठीक है, और इसके बाद आप देखोगे कि यार ये वाला जो टुकड़ा है ये भी क्या है, हाफ ऑफ दिस कंप्लीट रोटी, मतलब जो सेम रोटी है सर, जो सेम रोटी है ये भी उसी का हाफ है। तो अगर ये सेम चीज़ के आधे आधे हैं तो आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब है ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के ही बराबर होगा। समझ में आ गई बात। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसको आप अगर नंबर में समझना चाहो सर तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, x भी p का हाफ है, y भी p का हाफ है, तो क्योंकि ये दोनों ही सेम चीज़ का हाफ है तो x और y आपस में बराबर होंगे, है ना। तो ये एक्सियोम्स या फिर आप पोस्टुलेट की बात करते हैं, अगर हम, अभी मैं पोस्टुलेट पे नहीं जा रहा क्योंकि जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं सब एक्सियोम्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप आराम से समझ सकते हो, है ना। पूरा कंप्लीट अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, मेरे ख्याल से एक वीडियो में ही निपट गया चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, फिर से क्या बोला था अपने को, ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या बोला था जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर a प्लस बी, है ना, a प्लस बी बराबर 15 था, ठीक है ना, a प्लस बी 15 है, एंड ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा गैप जानबूझ के लिख छोड़ रहा हूँ, अभी आपको समझ में आया क्यों। एंड a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर था सर, ठीक है, 15 प्लस सी के, है ना, 15 प्लस सी के। तो ये यूक्लिड का जो एक्सियोम है, मतलब कौन सा यूक्लिड का एक्सियोम इसको, ठीक है ना, सपोर्ट करता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पर अगर a प्लस बी है तो यहाँ पर भी a प्लस बी था, बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ पे 15 है तो यहाँ भी 15 है, एक्स्ट्रा क्या नज़र आया, c। अब अगर आप ध्यान से देखें सर तो ये वाली चीज़ें आपस में इक्वल हैं और c बराबर c भी होगा, यानी कि ये भी आपस में इक्वल है ना, इसको देखो, है ना, यहाँ पर, ठीक है, कि भाई ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तभी तो ये मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है मैंने क्या किया है, ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों को ऐड ही तो किया यार, इक्वल चीज़ों को इक्वल में ऐड कर दिया, तो जो होल आएगा वो भी इक्वल आएगा, यानी कि इनको ऐड करके जो पूरा बनेगा सर, इन दोनों को
ऐड करके जो ये होल पार्ट बनेगा पूरा बनेगा। देखो आपको ना ये चीज़ें बिल्कुल सिंपली समझ में आती है कि हाँ ऐसा तो होगा ही, बट कहानी फंसती कहाँ से, लिखने के तरीके में। अगर आप उस तरीके से लिखोगे जिसमें आप ये दिखा रहे हो कि कौन सा एक्सियोम या कौन सा पोस्टुलेट इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को गलत भी कर दोगे, हो सकता है। समझ में आया? तो बाकी चैप्टर से इसीलिए ये अलग है, क्योंकि बाकी चैप्टर में हम सीधा लिखते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ा तो ये आ गया। यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ा तो ये आ गया। हमें बताना पड़ेगा कौन सा एक्सियोम या कौन सा पोस्टुलेट इस्तेमाल हुआ है और वो कैसे। तो फिर से देखो, ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या था कि अगर इक्वल चीज़ें ऐड की जाए इक्वल में तो, ठीक है ना, जो होल होता है वो इक्वल होता है। और यही वाला जो मैंने कहा थोड़ी देर पहले जब मैं इसको पढ़ा रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कौन से ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, यही वाला जो है ना ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इफ़ इक्वल आर एडिड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा, ठीक है, ये जो पहला वाला है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर, ये भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होते हैं दो चीज़ें, ठीक है। अब इसी का एक काउंटर पार्ट एक समझ सकते हो, अगर ये याद हो गया तो याद ही हो जाएगा। मतलब ये तीन ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं सर क्वेश्चन प्रूव करने वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इक्वल चीज़ों को इक्वल में ऐड कर रहे हैं तो जो होल आएगा जोड़ा, इन दोनों को जोड़ के ये बना, इन दोनों जोड़ के बना, वो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे यूज्ड एक्सियोम, है ना, बस हमें ये बताना था कौन सा एक्सियोम यूज हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज्ड एक्सियोम, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने आपको समझाया वही लिख दिया। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। क्लियर होगी बात? चलिए अब आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, अगर x प्लस वाई 10 है, ध्यान से देखना, x प्लस वाई बराबर कितना है सर 10 है, एंड x बराबर z है, तो शो करो z प्लस वाई बराबर 10 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम कैसे कर सकते हैं सर, ध्यान से देखो, ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, यहाँ पर है x बराबर z, और जो मुझे प्रूफ करना है वो क्या है, z प्लस वाई 10 हो जाए, z प्लस वाई 10 हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ सर, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने देखा z प्लस वाई बनाना है ना, तो एक बात बताओ, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो क्या y बराबर y यानी ये भी इक्वल होता है। मतलब ध्यान से देखना, इन दोनों को जोड़ूँ अगर मैं, इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को, है ना, इसको 1 बोलो इसको 2 बोलो, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा z प्लस वाई। लेकिन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिर्फ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ये हो गया, नहीं, है ना, ऐसे नहीं लिख सकते हम। क्यों? क्योंकि अगर कोई और चैप्टर होता तो हम लिख लेते, बट यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कौन सा एक्सियोम या कौन सा पोस्टुलेट इस्तेमाल हुआ है। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे जो हमने अभी पीछे बोला कि भाई इक्वल चीज़ें, और उसमें अगर इक्वल चीज़ें जोड़ी जाएँ, भाई ये दोनों इक्वल थे, इसमें वाई जोड़ा, इसमें भी वाई जोड़ा, दोनों में सेम ही चीज़ जोड़ रहे हैं, तो जो होल आएगा यानी पूरा जो आया है और ये जो पूरा आया, ये दोनों आपस में होल पार्ट भी इक्वल होंगे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखोगे पहले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल्स। अब सोचो, ठीक है ना, अब सोचो कि हम कैसे कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे x प्लस वाई क्या है, z प्लस वाई, और हमें x प्लस वाई बराबर किसका है दिया गया है 10, ये तो गिवन ही है सर, ये तो गिवन ही है, x प्लस वाई z प्लस वाई आ गया, और x प्लस वाई 10 के बराबर दिया था। तो अब हम क्या, किस एक्सियोम का यूज करेंगे वो लिखना पड़ेगा। अगर ये कोई और चैप्टर होता तो हम क्या बोलते कि यार ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को देखो, दोनों का LHS बराबर है, तो ये आपस में RHS भी बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि z प्लस वाई जो है ना वो बराबर हो गया 10 के, यानी ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई। क्यों? उसका रीज़न लिखेंगे कि देखो इसको एक चीज़ समझो और इसको भी एक चीज़ समझो, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, है ना, आर इक्वल टू वन अनदर, वो वाला यहाँ पे एक्सियोम लगेगा। मतलब क्या, इसको एक चीज़ समझो, इसको एक चीज़ समझो, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, है ना, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो सेम है ना भाई, एक्स प्लस वाई, ये भी एक्स वाई, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ये भी इसके ही बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, इक्वल टू ईच अदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, वो वाला हमें यहाँ पे एक्सियोम, ठीक है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो उसको। समझ में आ गई बात, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, और ये अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आपको देखने को मिला करेंगे जब भी आप क्लास 9th में हैं जब तक, ठीक है, और ये चैप्टर आपके सिलेबस में है जब तक।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ax इज इक्वल टू ए वाई। जरा ध्यान से देखना जरा भाई, ax है कहाँ पे, है ना, ax कहाँ पे है, ax देखो ये रहा, और ay देखो कहाँ पे है, ay ये रहा। तो ये दोनों आपस में बराबर है सर, ये दोनों आपस में बराबर है। आगे क्या कह रहा है, एंड ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी का मतलब क्या है सर, ये पूरी साइड ए बी किसके बराबर है सर, इस पूरी साइड ए सी के, ये बराबर है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बी एक्स बराबर सी वाई दिखा दो, यानी बी एक्स यानी कि इतना हिस्सा है ना, सी वाई इतने के बराबर दिखाना। तो कैसे दिखाएंगे, है ना, बहुत आसान है, लेकिन जो भी हमें करना है हमें अकॉर्डिंग टू जो भी हमें एक्सियोम या पोस्टुलेट दिए उनका इस्तेमाल करके ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे चलो ठीक है यार, ठीक है। यहाँ पर मुझे पहले देखा कि भाई जो बड़ी वाली साइड ए बी है, ध्यान से देखना, ए बी क्या वो बराबर है ए सी के, मैं बोलूँगा हाँ, है ना। ये तो हो गई क्वेश्चन 1, ये क्यों लिखा मैंने, मुझे गिवन था, ठीक है सर। इसके अलावा ए एक्स और ए वाई, मैं बोलूँगा ए एक्स बराबर है ए वाई के, क्यों सर, ये भी क्या है, गिवन है सर, है ना, ये भी क्या है, गिवन है सर। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर दूं, लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा कौन सा एक्सियोम या पोस्टुलेट यूज़ हुआ है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, याद रखना, ठीक है। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं सर, तो आप देखो कि ये दोनों इक्वल चीज़ थी, इक्वल में से, और ये भी इक्वल थी, इक्वल में से इक्वल घटाया जाए तो जो बचता है रिमाइंडर वो भी इक्वल होता है। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए बी माइनस ए एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी माइनस ए एक्स, और यहाँ क्या बचेगा सर, ए सी माइनस ए वाई, ठीक है। अब इसका कारण लिखना पड़ेगा, इसका कारण क्या लिखोगे सर, इसका कारण लिखोगे इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, इफ यहाँ ये दोनों देखो इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर जो बच रहा है घटाने के बाद वो भी इक्वल होता है, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ, समझ में आ गई बात, ठीक है। आप देखो ए बी माइनस ए एक्स, ए बी ये पूरा है, इसमें से ए एक्स घटा दो, क्या बच रहा है सर, बी एक्स, ठीक है। ये हमने क्यों लिखा इसके लिए, ठीक, अच्छा। और यहाँ पे पूरे में से ए वाई घटा दो, क्या बचेगा, सी वाई, और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 में कह रहा है इन द गिवन फिगर, जो फिगर आपको गिवन है इसमें एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए सी बी के। ए बी सी दिख रहा है क्या आपको कहीं, ठीक है। ए बी सी मतलब ए से बी पे आओगे, सी की तरफ निकल लोगे, है ना। यानी कि जब मैं ए बी सी की बात कर रहा हूँ सर, तो फिर इस पूरे एंगल की ही बात कर रहा हूँ, तो मैं इस पूरे एंगल की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस पूरे एंगल की। अगर मैं इसको ऐसे हाईलाइट करूं तो मतलब मैं इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ, ये है पूरा ए बी सी, और ये किसके बराबर है, ए सी बी के है सर। ए सी बी कहाँ पे है सर, ए से सी पे जाओगे बी की तरफ निकल लोगे, यानी ये पूरा एंगल, है ना। तो ये आपस में बराबर है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि अगर 3 बराबर 4 हो, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के भी बराबर है। एंगल 3 मतलब समझते हो, एंगल 3 मतलब सिर्फ मैं इतने की बात करूँ, है ना, सिर्फ इतने एंगल की बात करूं, तो ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है सर। क्लियर हो गई बात, ये एंगल 4, ठीक। अब हमें दिखाना है कि 1 और 2 आपस में बराबर है। कैसे दिखा पाएंगे हम, बहुत आसान है। फिर से यहाँ पे आप बोलोगे, ठीक है, यहाँ पे आप बोलोगे कि यार एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए सी बी के, ये तो हमें गिवन ही है सर, है ना, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। और एंगल 3 बराबर है 4 के, देखो मुझे 1 बराबर 2 दिखाना है ना, 1 का बचेगा 4, है ना, तो 3 बराबर 4 को मैं 4 बराबर 3 भी तो लिख सकता हूँ ना। एंगल 4 बराबर एंगल 3, है ना, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, ये भी गिवन है सर। अब मुझे पता है कि ये दोनों इक्वल चीज़ें, ये दोनों इक्वल चीज़ें, इक्वल में से इक्वल घटाऊंगा तो जो बचेगा रिमाइंडर वो भी इक्वल होगा, है ना। तो यानी कि इनको माइनस कर दो सर, तो ये हो जाएगा एंगल ए बी सी माइनस एंगल 4, और यहाँ हो जाएगा एंगल ए सी बी माइनस एंगल 3, है ना। यहाँ पर भी वही लिख लेना, इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, है ना, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से, है ना, इक्वल, ये भी इक्वल, तो इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स
देन रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, अब एंगल ABC में से 4 हटा दो, क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा सर, और उसमें से 3 हटा दो, क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा सर। तो 1 बराबर 2 ही हमें दिखाना था, यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा, है ना, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, CBSE में खास करके। यहाँ पे क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू CB है। ठीक है, तो यहाँ पर AD इज इक्वल टू CB है, ये अपने को गिवन है। आगे क्या कह रहा है? प्रूव करो कि AC बराबर BD है। पहले एक बार फिगर में देखो कौन कौन कहाँ कहाँ है सर। ठीक है, सबसे पहले क्या? सबसे पहले AD बराबर CB। AD क्या है सर? AD मतलब इतना। ठीक है, ये किसके बराबर है सर? ये बराबर है CB। CB मतलब क्या सर? यहाँ बना रहा हूँ, ऊपर समझ जाना। ठीक है, एक ही में मिक्स हो जाएगा नहीं तो। ये बराबर इतने के है, और हमें प्रूफ क्या करना है? AC और BD बराबर है। AC कहाँ पे है सर? आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, AC मतलब यहाँ पर A से लेके C तक इतना टुकड़ा। BD मतलब कहाँ पे है सर? B से लेके D तक इतना टुकड़ा। ये आपस में बराबर है। तो सोचो ना, इस गुलाबी वाले में से मैं ये वाला हिस्सा काट दूं, है ना, तो AC बचेगा, और इस ग्रीन वाले में से भी सेम हिस्सा ही, मतलब इतना ही बड़ा, यानी कि BD काट दूं तो वो वाला हिस्सा बच जाएगा। काम बन गया, यानी घटाना है दोनों तरफ CD, है ना। तो मैं करके कैसे दिखाऊंगा? मैं कहूँगा यार CD बराबर CD होता है क्या? हाँ, है ना, ये तो सेम ही चीज़, दोनों कौन साइड करती हैं, एक दूसरे के तो बराबर ही होंगी, सेम ही चीज़ है ना। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा? इनको घटा दो यार, इनको घटा दो। तो यहाँ क्या बच जाएगा सर? AD माइनस CD। यहाँ क्या बच जाएगा सर? CB माइनस CD। AD में से CD घटाया, AD पूरा है, इसमें से वाला हिस्सा काट दिया, क्या बचा सर? AC। और CB में से ये वाला हिस्सा काट दिया, क्या बच गया सर? ये बच गया BD। कारण लिखना पड़ेगा, है ना, बराबर में से बराबर घटाया है ना। तो यहाँ पे कारण में क्या लिखोगे? इफ इक्वल्स आर, है ना, वही वाली कहानी। ठीक है, आगे लिख लेना, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर इज ऑल्सो इक्वल, रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपको जो आने चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चन अक्सर इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है। और अगर आपको PDF चाहिए इस लेक्चर की तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ पे सर्च करना है केस स्टडी। ठीक है, चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।